हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ। अब सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं और इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 8। ये जो सेशन आया है ये एसएससी जीडी साथ ही साथ यूपीएसआई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आप लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट एसएससी के साथ एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसके साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट का भी सेशन चल रहा है। तो जिन बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट में दिखते हैं आप लोग उस क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए। मैं उसके प्लेलिस्ट के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए अब ये रहा टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ। आप लोग इसे स्कैन करके आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ यूट्यूब लेक्चर का जो पीडीएफ है इसमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप लोग जरूर इसमें ज्वाइन हुई। देखिए आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है एनालॉजी का, लेटर टू नंबर एनालॉजी। अब जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक साइड जो रिलेशन अप्लाई होगा सेम रिलेशन को दूसरे साइड अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड रिलेशन कुछ और लगा दूसरे साइड कुछ और लगा दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिया गया है LAMP और यहाँ पे नंबर दिया गया है 3147, ये दोनों के बीच में रिलेशन को देखिए कि क्या रिलेशन चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए LAMP ये दिया गया, यहाँ पे ये दिया गया है 3, 1, 4 और 7। L का पोजीशन होता है 12, A का पोजीशन 1, M का पोजीशन 13 और P का पोजीशन 16। इसे क्या किया गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, M का 13 है तो 1 + 3 4 हो गया, और P का 16 है तो 1 + 6 7 हो गया। मीन्स यहाँ पे ये चल रहा है कि जो भी लेटर्स का पोजीशन 2 डिजिट में है तो ये दोनों डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। अब आपसे पूछा है कि मैंगो का क्या होगा, यहाँ पे तो ये दिया गया मैंगो MANGO, ये दिया गया। M का पोजीशन होता है 13, A का 1, N का 14, G का 7, O का 15, ये होता है। तो यहाँ पे ये दोनों जो भी 2 डिजिट का नंबर है इसे ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो M का 4 हो जाएगा, A का 1, N का 14 है, 1 + 4 कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 5। G का 7 सिंगल डिजिट में तो 7 ही हो जाएगा, O का 15 तो 1 + 5 कर दीजिए 6 हो जाएगा। 41576, 41576, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे देखिए तो क्या रिलेशन चल रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन चलेंगे सेम रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को आपको बताना है कि क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अल्फाबेट, ये जो अल्फाबेट दिया गया है और अल्फाबेट का कोड दिया गया है Z26, तो 26 होता है जेड का, 15 होता है ओ का, यहाँ पे एल है। मीन्स आप देख रहे हैं ए का अपोजिट जेड, जेड का 26, एल का अपोजिट ओ, ओ का पोजीशन 15, पी का अपोजिट के का पोजीशन 11 है ना। मीन्स अपोजिट लेटर का पोजीशन दिया गया है ALPHABET, अल्फाबेट। देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, जेड का 26, एल का अपोजिट होता है ओ, ओ का पोजीशन 15, पी का अपोजिट होता है के का पोजीशन 11, एच का अपोजिट होता है एस, एस का पोजीशन 19, ए का अपोजिट होता है जेड, जेड का 26, बी का अपोजिट होता है वाई, वाई का 25, ई का अपोजिट होता है वी, वी का 22, और टी का अपोजिट होता है जी, जी का पोजीशन होता है 7। यही दिया गया रिलेशन है ना। मीन्स अपोजिट लेटर का पोजीशन यहाँ पे लिखा गया है और आपसे पूछा एटमॉस्फेयर का ATMOSPHERE, ये दिया गया है। तो ए का अपोजिट जेड, जेड का 26, टी का अपोजिट जी, जी का 7, एम का अपोजिट एन, एन का पोजीशन 14, ओ का अपोजिट एल, एल का पोजीशन 12,
एस का अपोजिट होता है एच, एच का पोजीशन 8, ठीक है। पी का अपोजिट होता है के का पोजीशन 11, एच का अपोजिट एस, एस का पोजीशन 19, ई का अपोजिट वी, वी का 22, आर का अपोजिट आई, आई का पोजीशन 9, ई का अपोजिट वी, वी का पोजीशन होता है 22। मीन्स अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया क्योंकि 25 से स्टार्ट हो रहा है, सी भी कैंसिल हो गया क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका आएगा 26, 7, 14, 12, ऑप्शन नंबर डी। 26, 7, 14, 12, 8, 11, 19, 22, 9 एंड 22 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द डिजिट अपोजिट टू टू, टू के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, आपसे ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग डाइस दिया गया है, तो दो अलग अलग डाइस नहीं है, मीन्स दो अलग अलग पोजीशन दिए गए हैं एक ही डाइस का। आपने एक डाइस लिया, लूडो खेलते हो आप लोग, उसे एक बार फेंका तो पहला कंडीशन बना, दूसरी बार में दूसरा कंडीशन, तो ये हो गया डाइस 1 और ये हो गया आपका डाइस 2, ये हो गया डाइस 1 और ये हो गया आपका डाइस 2। सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों में कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 6। कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है 6, कॉमन नंबर हमें क्या मिला यहाँ पे 6 मिला। और ये 6 से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन नंबर हमें 6 मिला, सबसे पहले हम इसे रोटेट करेंगे 6, सबसे पहले हम इसे रोटेट करेंगे। और रोटेट कौन से डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप कर दीजिए रोटेशन, या तो आप क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम क्यों करें, एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पे 3 से 2 पे जाना पड़ेगा, 6 से 3, 3 से 2, एक एक्स्ट्रा नंबर का निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट क्लॉकवाइज मूव कर जाए। रोटेशन कीजिए, कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो डाइस 1 में आप देखिए, डाइस 2 में क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में से जब आप मूव करेंगे तो 6 के बाद 2 आ रहा है, और डाइस 1 में जब आप 6 को रोटेट करवाएंगे, 6 से रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज में तो 6 के बाद 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट क्या निकल कर आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलिए। ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये एक चीज ध्यान रखना होगा, फैमिली ट्री। क्यों मैं बोल रहा हूं, ताकि आपको वहां से ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन से रिलेशन को कहां पे रखा जाए, किस जनरेशन में रखा जाए, है ना। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि कौन से जेंडर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, मेल को या तो प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो बॉक्स सिंबल से, और जो फीमेल हो गई, फीमेल, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस सिंबल या तो सर्कल। तो मैं बॉक्स और सर्कल को लेकर चलूंगा, ठीक है। देखिए एक्स मदर, जो एक्स की माता है ये मदर इन लॉ है किसके, फादर ऑफ जेड। तो एक्स की माता ये है, जो भी एक्स की मदर होगी ये क्या होगी, मदर इन लॉ होगी जेड की। आगे देखिए क्या बोला गया, जेड इज ब्रदर ऑफ वाई। अच्छा जेड मेल है और जेड भाई है किसका, वाई का। वाइल जबकि एक्स इज द फादर ऑफ एम, एक्स कौन है, फादर है किसका, एम का। अब एक चीज बताइए, अगर एक्स और जेड को मैरिड करवाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का जेंडर क्या है, मेल है। मीन्स एक्स की कोई एक सिबलिंग होगी जो कि सिस्टर होगी, और इसके साथ मैरिड होगा कौन, जेड, जेड के फादर, है ना, जेड के कौन, फादर, जेड के फादर। तो यहां पे जेड का फादर ये हो गया, और यहां पे जेड, और जेड भाई है किसका, वाई का, है ना। आपसे पूछा है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, एक्स है वो जेड की क्या लगेगी। देखिए ये कौन है, जेड्स मदर है, जेड्स मदर जेड की माता है, और जेड की मदर का भाई है, जेड की मदर की भाई है कौन, एक्स। तो क्या लगेगा, मैटरनल अंकल। मैटरनल जो वर्ड होता है ये यूज किया जाता है रिलेशन फ्रॉम मदर, मदर की तरफ से जो भी रिलेशन होंगे उसे मैटरनल बोला जाता है, मैटरनल।
रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम मदर। और जो पैटर्नल वर्ड यूज किया जाता है, पैटर्नल, ये पैटर्नल वर्ड यूज किया जाता है रिलेशन फ्रॉम फादर। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मामा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इसके डायग्राम अगर आप लोग सही नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन आपका सही नहीं हो पाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नो एलिफेंट, नो फाइल इज एन एलिफेंट, नो फाइल इज ए एलिफेंट मीन्स फाइल और एलिफेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फाइल अलग होगा, एलिफेंट अलग होगा, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये हो गया फाइल और ये हो गया एलिफेंट, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है। एलिफेंट इसे हमने क्रॉस दे दिया। ऑल एलिफेंट्स आर कैप, सभी एलिफेंट्स क्या है, कैप है। तो ये जितने भी एलिफेंट है ये कैप के अंदर आएगा, तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब से कंक्लूजन नंबर 1 पूछा है कि सम कैप्स आर एलिफेंट। तो एक चीज बताइएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो एलिफेंट है जितना एरिया कवर कर रखा है, ये तो कैप के लिए सम का रिलेशन है ना, सम का है ना, क्योंकि कुछ ही भाग में तो एलिफेंट आया है। तो ये वाला हिस्सा में कौन कौन है, कैप भी है और प्लस एलिफेंट भी है। तो ये क्या होगा, कैप के लिए सम होगा, मीन्स कंक्लूजन नंबर 1 सही है। यस और नो, क्लियर है। आगे देखिए बोला गया सम फाइल्स आर कैप्स, कुछ फाइल कैप है, कुछ फाइल कैप है। तो कैप और फाइल के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया गया, फाइल से कैप में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया गया, एलिफेंट से दिया गया है। तो मान लेते हैं कि जितना एरिया में एलिफेंट है उस एरिया में फाइल नहीं आएगा, बाकी एरिया में तो जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, कांट से, मीन्स ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सेकेंड मान लीजिए जिस हिस्से में, ये भी तो देखिए, ये अगर मैं इसके पॉसिबिलिटी का डायग्राम मैं बनाना चाहूं, पॉसिबिलिटी का डायग्राम, ये कंक्लूजन अगर सेकेंड नंबर पॉसिबिलिटी में होता तब तो सही होता। ये भी तो बन सकता था कि ये मान लीजिए कि ये फाइल है और ये एलिफेंट है, ये एलिफेंट है, ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। तो चलिए इसे हमने क्रॉस कर दिया यहाँ पे लिखकर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी के केस में ये दोनों कैप के अंदर आ जाए। ये कौन सा डायग्राम हो गया, पॉसिबिलिटी का हो गया। फाइल तो आ सकता है ना कैप के अंदर, लेकिन जितना एरिया में एलिफेंट है उस एरिया में नहीं जाएगा, बाकी एरिया में तो जा सकता है। क्लियर है। तो इसीलिए कांट से होगा, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्या ये सीरीज फास्ट इंक्रीज कर रहा है या स्लो इंक्रीज कर रहा है। अगर स्लो इंक्रीज कर रहा है मीन्स एडिशन होगा, अगर फास्ट इंक्रीज चल रहा है इसका मतलब है कि वहां पे मल्टीप्लाई होगा। सीरीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको ये देखना है कि फास्ट डिक्रीज हो रहा है या स्लो डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लो डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा, फास्ट डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइडेशन होगा, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 8, यहाँ पे है 17, यहाँ पे है 36, यहाँ पे है 75 और यहाँ पे है ब्लैंक, ये दिया गया है। अब देखिए 8 से 17 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करना पड़ेगा। 17 से 36 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करना पड़ेगा। 36 से 75 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 करना पड़ेगा। आप एक चीज देख रहे हैं क्या, मीन्स यहाँ से जब अपन यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 तो होगा ही होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एडिशन हो रहा है ना, एडिशन प्लस 1 से इंक्रीज कर, आप देखिए एडिशन क्या हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस 1 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस 1 से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे प्लस 4 करना पड़ेगा। तो 150 और प्लस में 4 कर दीजिए, तो इसका जो आंसर होगा 154 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैथमेटिकल्स के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सारी चीजें इसमें यूज होते हैं। इसका कोई एक प्रॉपर रूल नहीं होता है कि यही रूल चलेंगे, कुछ भी अप्लाई हो सकता है कहीं से भी।
अब आप देखिए यहाँ पे रिलेशन अगर हम देखें तो ये साइड से रिलेशन आपको चेक करना पड़ेगा, तो एक्चुअली रिलेशन क्या चल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 221 120 122 223 2 क्वेश्चन मार्क 5 एंड 43 ये दिया गया है। क्लियर है। अब हमें ये निकालना है कि सबसे पहले आप देखिए ये जो 21 दिया गया है, इस 21 में अगर हम 1 को ऐड कर दें और -2 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 20। मतलब ये दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और जितना रिजल्ट आया इसे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। उसी तरीके से ये जो 22 दिया गया है, इस 22 में हमने 2 को ऐड कर दिया और इसमें -1 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 23। 24 - 1 23 हो जाएगा ना ये। उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क में हमें ऐड करना पड़ेगा 5 को और माइनस करना पड़ेगा 2, ये रिजल्ट आएगा 43 के बराबर। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले आप ये देखिए, जो क्वेश्चन मार्क +5 इक्वल्स टू 43 + 2 हो जाएगा क्या। अरे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं कि 45 -5 कर सकते हैं क्या, तो इक्वल्स टू 40 आएगा क्या यहाँ पे। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, ये दिया गया है क्लॉक का क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा है कि जब 4:30 होंगे घड़ी में तो इसका रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा, परिवर्ती कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए ये परिवर्ती कोण क्या होता है कि जैसे ये एक क्लॉक है, ये मैंने एक क्लॉक को ड्रॉ किया, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9। हमें ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उससे मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, जितना यूज़ करना है। अब देखिए 4:30 मतलब कि घंटे की सुई 4 और 5 के ठीक बीच में और मिनट की सुई ठीक 6 के बीच में होगा। मतलब ये क्या है कि यहाँ पे टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 होता है ना। अरे जब घड़ी की सुई मूव करना स्टार्ट करती है तो एक सर्कुलर पाथ का निर्माण होता है, और आप लोग मैथ्स में पढ़े हैं कि एक सर्कल में जो एंगल होते हैं ये कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है क्या, होता है। मीन्स टोटल एंगल आपका कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ये टोटल एंगल, ये क्या हो गया, टोटल एंगल हो गया ये 360 डिग्री। तो आप इसे मान लो θ1, आप इसे मान लो θ1, और आप इसे मान लो क्या, θ2। ये वाला एंगल θ2। तो आप क्या लिख सकते हैं कि θ1 + θ2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है। अगर θ1 हमारे पास जितना आ जाए उसे हम माइनस कर दें 360 से, ठीक है, हमें θ2 निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, θ2 निकालना है। तो θ2 इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस θ1 कर देंगे, तो हमें तो θ1 को निकालना पड़ेगा, तभी तो माइनस करेंगे। तो देखिए आपने क्लॉक में एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल निकालने के लिए कि भाई साहब जो एंगल निकलता है ये एंगल निकलता है कहाँ से, तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला होता है कोण निकालने के लिए कि 11m - 60h और डिवाइड में 2 कर दे और मोड लगा दे तो हमारा निकल कर आ जाएगा क्या। देखिए मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये निगेटिव आ गया तो मोड इसे पॉजिटिव कर देता है, राइट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 4:30 दिया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है m और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है h। m रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट, और h रिप्रेजेंट कर रहा है r। ठीक है। अब देखिए यहां से हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये दिया गया है एंगल इक्वल्स टू, जब हम इसका एंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 30 - 60 × 4 और डिवाइड में हम कर देंगे 2 और लगा देंगे मोड। अगर निगेटिव आएगा तो मोड पॉजिटिव कर देगा, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया तब तो फिर कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है।
तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 330 माइनस 240 कर देंगे और डिवाइड में अपन कर देंगे 2। यहाँ से आ जाएगा एक 90 डिवाइड 2 कर देंगे तो ये कितना आ गया 45 आ गया। मीन्स जो थीटा 1 आ गया ये हमारे पास एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया थीटा 1। तो हमसे पूछा है रिफ्लेक्सिव एंगल ना, हमसे क्या पूछा है रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा है। और रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है थीटा 2 होता है। थीटा 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 डिग्री और माइनस थीटा 1 कर देंगे इक्वल्स टू 360 डिग्री और माइनस जो ये थीटा 1 है, थीटा 1 की वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री आया था ना। 45 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल आ जाएगा 315 डिग्री। तो हमारा जो राइट आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको इतना डिटेल में काम नहीं करना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये बस मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए, रिवीजन हो जाए। आपको बस जैसे ही ये दिया है, ये वैल्यू आपका दिया है, इसे आप कैलकुलेट करें फॉर्मूला में पुट करके, जितना आएगा उसे 360 से डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है। आप देखिए यू टी डी पी आर ए बी ये सभी वर्ड्स फेसिंग नॉर्थ है। मतलब ये है कि इन सभी जो पर्सन है ये सभी एक रो में बैठे हुए हैं, एक लाइन में बैठे हुए, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आर वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, आर है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, ये काम 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो अगर आप जैसे ही लाइन को खींच दिए तो देखिए आर और ए के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। अगर आप ए को यहाँ रखेंगे तो आर यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे रखेंगे तो आर यहाँ पे आएगा, ए को यहाँ पे रखेंगे तो आर यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे होगा तो आर इस वाले पोजीशन पे, ए यहाँ पे होगा तो आर इस वाले पोजीशन पे, ए यहाँ पे तो आर इस वाले पोजीशन पे। देखिए कितने सारे पॉसिबिलिटी आगे ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटी आगे। तो आपको ये काम नहीं करना है। हाँ, ये कंफर्म दे देता कि हाँ ए सीट्स वन ऑफ द इंड, तब तो कंफर्म हो जाता कि भाई अगर ए किसी एक इंड पे है तो फिर हम क्या करते कि ए को अगर हम यहाँ रखेंगे तब तो आर के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब यहाँ से खत्म हो जाता। ए को यहाँ रखते, आर को यहाँ रखते, ये बैठा सकते थे, लाइन खींच सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। हमें नहीं मालूम कि ए है वो इंड पे है या बीच में है, कहाँ पे है, ये हमें नहीं मालूम। तो आपको इस कंडीशन में एक काम करना होगा कि आप बिना रो का क्वेश्चन बनाए, बिना लाइन को ड्रॉ किए हुए बनाए, आपके कोई परेशानी नहीं होगी, इतने पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे हमने ए को यहाँ पे माना और यहाँ पे हमने लिख दिया आर को कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, यस और नो। वाइल जबकि डी वॉज नेबर ऑफ टी एंड पी, डी भाई साहब नेबर है किसका टी का और पी का। तो ये कंडीशन बन सकता है या फिर ये भी कंडीशन बन सकता है, दोनों कंडीशन में डी नेबर है दोनों का। ये बोला गया है कि द वन हु वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी वॉज वन ऑफ द इंड, टी के पी के जो थर्ड लेफ्ट होगा, तीसरे बाएं होगा, तीसरे बाएं में जो बैठा होगा पी के वो किसी एक इंड पे होगा। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए कि अगर आपने पी को यहाँ पे बैठाया तो ये साइड क्या होगा लेफ्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट इंड होगा, लेफ्ट इंड होगा। अगर हम ये साइड बढ़ जाते हैं तो ये तो फिर राइट इंड हो जाएगा ना, और यहाँ पे ये कंडीशन बन नहीं पाएगा क्योंकि ये तो राइट साइड हो जाएगा पी के, मतलब ये साइड पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कहाँ पे होगा, पॉसिबल ये होगा कि पी के हम लेफ्ट में चले, और पी के लेफ्ट में चलेंगे तो हमें नहीं मालूम कि पी के लेफ्ट में कौन है, इसलिए हम अभी इसे छोड़ देते हैं, साइड में लिख देते हैं कि पी के तीसरे बाएं में जो भी व्यक्ति होगा ये लेफ्ट इंड पे होगा, 1 2 3 लेफ्ट इंड। आगे चलिए, आगे बोला गया है यहाँ पे कि बी वॉज फोर्थ लेफ्ट ऑफ आर, बी है वो आर के फोर्थ लेफ्ट में, तो आर यहाँ पे बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 ये बी हो गया, ये बी हो गया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट को,
देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। एक पर्सन और घट रहा है, या तो एक पर्सन यहाँ पे आ जाए। अगर ये पर्सन यहाँ पे आया तो फिर हमें पी को यहाँ देना पड़ेगा, और P को अगर आप यहाँ पे दे दिए तो फिर हम D को कहाँ बैठाएंगे। अगर मान लीजिए D को यहाँ बैठाएंगे तो T यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि D है ये T और P का नेबर है, मतलब ये दोनों के ठीक बीच में होगा। T D P ये कंटिन्यू एक साथ होंगे, पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके राइट साइड में तो जगह नहीं है, मतलब ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें ये काम करना होगा कि जो हमने ये साइड एक्स्ट्रा पोजीशन को बढ़ाया है, इस पोजीशन को हमें हटाना होगा और हमें इस पोजीशन को बैठाना होगा राइट साइड में यहाँ पे। अब आप यहाँ पे दे दीजिए कि P के थर्ड लेफ्ट में होगा, वो लेफ्ट एंड पे होगा, मतलब B हो गया। P यहाँ पे आ गया तो D यहाँ पे आएगा, और T यहाँ पे आ गया, एक पर्सन बच गया वो है U। तो आपका डायग्राम बनेगा ये, और ये वाला जो इंड हो गया ये हो गया आपका राइट इंड। क्लियर है? आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वर द नेबर ऑफ टी, टी की पड़ोसी कौन है, टी का पड़ोसी कौन है। तो टी का पड़ोसी एक तो बी है और एक डी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अच्छा ये, अरे भाई ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है इन द गिवन फिगर, दिए गए आकृति में। तो दिए गए आकृति में पूछा है आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल। एक काम करते हैं, कि मैं एक डायग्राम को ड्रॉ ही कर देता हूं, ठीक है। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। एक मिनट आप वेट कीजिएगा, बस हो गया। थोड़ा सा और इसे डायग्राम ड्रॉ करना। चलिए अब बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। बताइए। सबसे पहले ये जो आपने ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, ये जो आप ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप इस टाइप के शेप पढ़े हैं ना ये, तो 1 और 2 क्या करते हैं आप कि जोड़ देते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल 3। जितने भी लाइन होगा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, आप क्या करते हैं 1 2 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या करते हैं आप 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायंगल 6। इसी का यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए कैसे इसका यूज होगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका यूज इस तरीके से किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा आप ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। आप देखिए ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 3 ट्रायंगल हो जाएगा।
ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा इस फिगर में? 3 ट्रायंगल हो जाएगा। सेम कंडीशन आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगी, 1 और 2, 1 + 2, 3 ट्रायंगल। यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, 1 2 3 ट्रायंगल। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 2। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? ये ट्रायंगल 3 हो जाएगा, 1 और 2। ये कितने हो गए? 3 ट्रायंगल। कितने हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 है, तो मल्टीप्लाई 6 कर दे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया। आगे चलिए, अगर आगे आप चेक करेंगे तो मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। आप देखिए कैसे, ये एक बड़ा ट्रायंगल, एक आपका ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया एक, और एक ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया आपका 2। ये तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे, +2 ट्रायंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायंगल 20। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल आपका ये भी तो निकल रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये बीच में दिखाई दे रहा है क्या आपको? एक, तो +1 कर दीजिए। +1 करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 21 ट्रायंगल। और 21 हो गया तो ऑप्शन नंबर ए और बी कैंसिल हो गया। आगे देखिए, अभी भी और बनेंगे। कैसे? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता, नहीं कलर ठीक है ये, हाँ अब ठीक है। देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन से ये ट्रायंगल बन रहा है एक, और आप ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन से ये ट्रायंगल बन रहा है 2। तो इसमें आप क्या कर दीजिए, +2 ट्रायंगल। कितना आ गया? नंबर ऑफ ट्रायंगल 23, 23 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दिशा और दूरी। तो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से दिशाओं में रहने पे उसका राइट टर्न और लेफ्ट टर्न क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से कर पाओगे। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन्स, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी दिया गया है 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी दिया गया है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को मूव कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं मालूम है कि ये दोनों व्यक्ति कौन से दिशा में जा रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, हमें नहीं मालूम कि कहां पे जा रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। हो सकता है कि ये दोनों, एक नॉर्थ में जा रहा है तो दूसरा साउथ में आएगा, एक ईस्ट में जा रहा है दूसरा वेस्ट में आएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कि आप हैं और आपके कोई फ्रेंड है, मित्र है, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, तो वो पश्चिम दिशा की ओर आएंगे। समझ रहे बात को? मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर समझाना चाहूँ तो मैं दो व्यक्तियों का नाम ले रहा हूँ, दो व्यक्ति हैं, इनका नाम ले रहा हूँ मैं ए, और दूसरे की मैं नाम ले रहा हूँ बी, और ये दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी आपका दिया गया है 100 मीटर की दूरी दिया गया है, 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी दी गई है। दे मूविंग मतलब दोनों व्यक्ति चलना स्टार्ट किया। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नेम नहीं दिया गया है कि कौन जा रहा है ना, ये दे दिया गया है कि दे मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की ओर, कांस्टेंट स्पीड, एक ही गति से मूव करना स्टार्ट किए। फर्स्ट पर्सन कवर 30 मीटर डिस्टेंस, टर्न लेफ्ट एंड कवर 10 मीटर एंड राइट साइड 10 मीटर एंड अगेन टू द राइट साइड विल रीच एट द मेन रोड। ये बोला गया है, ये बोला गया है कि फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति मूव किया। यहां पे मेंशन किया कि पहला व्यक्ति मूव किया। पहला व्यक्ति जब ये मूव किया तो ये 30 मीटर की दूरी डिस्टेंस कवर की। तो मान लीजिए पहला व्यक्ति मैं इसे मान रहा हूं फर्स्ट, और इसे मैं मान रहा हूं सेकेंड। पहला व्यक्ति जब मूव किया और ये 30 मीटर की दूरी कवर की, तो ये पहला व्यक्ति ये होगा, इसको मैंने मान लिया 30 मीटर की दूरी।
ये बी की तरफ गया। इसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया, बाएं मुड़ा और 10 मीटर की दूरी कवर किया। तो बाएं कहाँ पे हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ, और 10 मीटर, इसको मैंने मान लिया 10 मीटर, 10 मीटर। आगे देखिए, इसके बाद इसने फिर से राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेने के बाद 10 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। तो नॉर्थ का राइट ईस्ट हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया 10 मीटर। यहां से इसने क्या किया, फिर से राइट टर्न लिया और ये व्यक्ति मेन रोड पे पहुंच गया। तो ईस्ट का राइट कहां हो जाएगा, साउथ, और ये भी दूरी किसके बराबर हो जाएगी, इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, ये भी 10 मीटर होगा। अब मेन रोड पे पहुंच गया। अब आपसे पूछा है कि देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पर्सन, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है। अब दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप एक चीज बताइए, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपका दिया गया है 10 मीटर जो ईस्ट में चला है, ये 10 मीटर ईस्ट में चला है, ये वाली दूरी, ये वाला, तो यही डिस्टेंस तो यहाँ पे भी होगा 10 मीटर। तो ये टोटल कितना, ये ईस्ट में चला गया, ये ईस्ट में ये चला गया 30 मीटर, और प्लस में 10 मीटर, ये कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। अरे 40 मीटर हो गया क्या, ये 40 मीटर हो गया। और आपसे पूछा है डिस्टेंस, एक चीज बताइए, यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट पर्सन मूव, पहला व्यक्ति मूव किया, दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं कुछ बोला गया है, मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं मूव किया है। क्लियर है। अब ये टोटल डिस्टेंस जब आपका 100 दिया है, तो क्या भाई साहब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगा 100 मीटर और माइनस में 40 मीटर, कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, 60 मीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर सी 60 मीटर क्यों होगा, आप ये गलती मत कीजिएगा कि दे मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये दिया हुआ रहता कि दे मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ द कांस्टेंट स्पीड विथ फर्स्ट पर्सन, ये नहीं होता, ये वाला मान लीजिए नहीं होता, तब हम क्या करते, दोनों व्यक्ति को चलाते। लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी बोल दिया है कि बोथ द पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर सेम स्पीड, सेम स्पीड, फर्स्ट पर्सन कवर, फर्स्ट पर्सन कवर्स बोला है, पहला व्यक्ति कवर किया है। तो पहला व्यक्ति कवर किया 30 मीटर की दूरी, फिर लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर चला, फिर राइट टर्न लिया, फिर 10 मीटर चला, फिर से राइट टर्न लेकर ये मेन रोड पे पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की तो कहानी नहीं दी गई है, इसलिए हमने दूसरे व्यक्ति का डायग्राम ड्रॉ नहीं किया। क्लियर है। अब जितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, ये कवर किए हुए डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो बचे हुए दूरी, दोनों के बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि एक लार्जर क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है, और ये जो लार्जर क्यूब है इसका साइज है 256 सेंटीमीटर, इसे डिवाइड किया गया स्मॉलर क्यूब में जिसका साइज है 16 सेंटीमीटर का। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट हैव टू बी कट इन टोटल, इसे कितनी बार काटना होगा 16 सेंटीमीटर के क्यूब में, जब हम इसे विभाजित करेंगे, बांटेंगे, तब इसे कितनी बार काटना होगा। अब देखिए, यह है लार्जर क्यूब का वॉल्यूम, लार्जर क्यूब, और ये कितना दिया गया है, ये 256 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है, यस और नो। अब ये स्मॉलर क्यूब है, ये स्मॉलर क्यूब का ये जो वॉल्यूम दिया गया है ये 16 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है, तो आपको जब n की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो n की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखे लार्जर क्यूब डिवाइड स्मॉलर क्यूब, 256 और डिवाइड में 16 कैंसिल कर दीजिए तो 16 आ गया। मतलब ये है कि आपका L जो L है ये 16 आ गया, B है ये 16 आ गया, और C है ये भी नहीं, C नहीं, H है ये 16 आ गया। लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट 16-16 सेंटीमीटर का होगा ना। अरे क्यूब जो होते हैं इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, तो लेंथ 16 है तो ब्रेथ भी 16 होगा, हाइट भी 16 होगा। अब चाकू कितनी बार चलानी पड़ेगी ताकि हम 16 सेंटीमीटर का क्यूब काट सके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसे कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि L-1 प्लस B-1 प्लस H-1
मतलब लेंथ का जो साइज है इसमें से 1 को माइनस कीजिए और जोड़ दीजिए, ब्रेथ का जितना साइज है इसमें -1 कीजिए और साथ ही साथ एच का जो साइज है इसे -1 कर दीजिए और ये जितना भी आएगा इन सभी को ऐड कर दीजिए। 15 प्लस 15 प्लस 15, यहाँ से आपका फॉर्मूला भी निकल गया है ना। टोटल कितना हो गया? 45 बार चलाना पड़ेगा चाकू, तब हम इसे काट पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। मतलब 45 कहने का मतलब है कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे कुल कितनी बार काटना होगा? तो 45 बार काटना होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये देख रहे हैं, ये है लेटर सीरीज का, लेटर कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ स्पेस टोटल काउंट करना होगा, है ना। और जितना आएगा उसे एक इक्वल पार्ट में बांटना होगा। यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ रहा है। टोटल 20 है। या तो इसे 4 पार्ट में बांटिए या तो इसे 5 पार्ट में बांटिए। सबसे पहले अपन इसे मैं बांटता हूँ, इसे यहाँ पे 4 पार्ट में बांटता हूँ। तो 4 पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ से बटेगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा। अगर आप मिलाना चाहेंगे तो भाई साहब आप इस वाले पैटर्न को देखिए और आप इस वाले पैटर्न को देखिए। क्लियर है? यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ भी सी है। बी के पहले डी आया तो हम बी के पहले डी लगा दिए, डी के पहले ए आ गया। यहाँ पे आपका पैटर्न क्या बन गया? ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी। मीन जो आपका राइट आंसर होगा डबल ए बी डी बी सी, डबल ए बी डी बी सी, डबल ए बी डी, डबल ए बी डी बी ए सी। गलत है। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। डबल ए बी डी बी ए सी है ना, बी ए सी है, सही है। बी ए सी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर जल्दीबाजी आपने कर दिए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस ब्रैकेट में जो दिया गया है ये डिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पे 3 मीटर लिखा गया है, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन ये किस तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए, ऐसे समझिए। P एंड Q और ब्रैकेट में दिया गया भाई साहब 1 और ये दिया गया है कि P इज 3 मीटर इन नॉर्थ ऑफ Q, ये दिया गया है। तो ये जो ब्रैकेट में जितना डिस्टेंस होगा ना, इसका 3 गुना यहाँ पे दिया गया है। समझ में आई बात? जैसे क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे H हैज U ब्रैकेट में 3 दिया गया है ना, ब्रैकेट में 3 है। मतलब हैज क्या रिप्रेजेंट कर, आप देखिए इस वाले लाइन को देखिए, H इज यहाँ पे ये जो 3 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुना 3 करेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? 9 मीटर इन वेस्ट ऑफ यू, ये होता है इसका मतलब, इसका 3 गुना। समझ में आई बात? अब आते हैं क्वेश्चंस पे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम को बनाना चाहें तो ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही तरीके से रीड करके आपको बनाना होगा, इसका डायग्राम बनाना होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो ये बोला गया है एच हैज यू, तो हैज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैज रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट। एच हैज यू ब्रैकेट में 3 दिया गया है तो 3 का 3 गुना कर दीजिए, तो जो एच है वो यू के 9 मीटर पश्चिम दिशा में है, तो ये मान लीजिए कि आपका यू हो गया। यहाँ पे यू है और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया 9 मीटर और ये हो गया आपका एच। आगे बोला गया है अब u या तो h दोनों में से कोई एक मिल जाए, वहां से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए h है तो v% h को कनेक्ट कर दीजिए। परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ, जो v है ये साउथ में है। कितना? 4 या 12 मीटर। मतलब ये है, थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे यू है, ये आपका यू हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 9 मीटर एच, और ये हो गया आपका वी 12 मीटर, इसको मान लेते हैं 12 मीटर। ठीक है, देखिए v से हम n को कनेक्ट कर देंगे, v एट द रेट n एट द रेट v ब्रैकेट में 5, तो 5 का 3 गुना 15 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए p एट द रेट q मीन्स p है ये ईस्ट में होगा q से, मीन्स जो n है ये v के, ये v हो गया, तो v के पूर्व दिशा में है, और 4 तिया 12 मीटर, मतलब 9 मीटर की दूरी तो ये हो गई, 3 मीटर और बढ़ा दीजिए, इसको मान लेते हैं 3 मीटर, ये हो गया आपका n, ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना, 15 मीटर, 15 मीटर है ना, 15 मीटर, 15 मीटर। आगे देखिए, अब हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं, एन से क्यू को कनेक्ट कर दें, एन क्यू एट द रेट क्यू एंड एन ब्रैकेट में 2 है, तो एंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ, रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स क्यू है ये नॉर्थ में है, और ब्रैकेट में 2 दिया गया है, तो गुना 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब इस 12 का आधा, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया कितना, 6 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा Q। अब Q से हम कनेक्ट कर देते हैं P को, कि Q एंड P, Q एंड P, जो Q है ये P के कहाँ पे होगा, Q एंड P नॉर्थ, Q है ये P के नॉर्थ में, P के भी नॉर्थ में है, और ब्रैकेट में 6 दिया है, मतलब गुना 3 18 मीटर, 6 मीटर ये हो गया, तो 12 मीटर और कर दे क्या, ये हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं हाइड हो जाता हूँ, ये लड़ी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, P हो गया, P हो गया, यस और नो, और ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी हो गई आपका, ब्रैकेट में 6 है ना, तो 18 मीटर की दूरी हो गई ये वाली, ठीक है। और आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन, एन का दिशा पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछता है उस पॉइंट को आप सेंटर मानिए, और 4 डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, मीन्स 4 डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, जो एन है ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ दिशा में है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, तभी आप आंसर कर पाओगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, P माइनस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q, P डिवाइड Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स Q इज द सन ऑफ U, कौन से रिलेशन है जो Q है ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, मेल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा या तो बॉक्स से या तो प्लस से, लेकिन मैं बॉक्स को लेकर चलूंगा, और जो फीमेल है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल या फिर माइनस से, मैं सर्कल लेकर चलूंगा। अब Q का मतलब सन दिया गया है, Q सन है, इसका मतलब है कि Q का जेंडर मेल होगा, Q क्या होगा, मेल होगा, और जिस ऑप्शन में Q का जेंडर मेल होगा उसे रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। Q डिवाइड I, डिवाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम मीन्स यहाँ पे Q का जेंडर फीमेल आ गया, हटा दीजिए। Q प्लस I, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है फादर, मीन्स Q का जेंडर क्या आ गया, मेल, इसको अभी रखिए, ठीक है, और डिवाइड से फिर से क्या आ गया, फीमेल, Q डिवाइड O, ये फीमेल है तो C भी कैंसिल। अब यहाँ पे B जरूरी नहीं है कि सही होगा, क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, अगर ये गलत होगा तो फिर हमारा नन ऑफ दीज होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है Q प्लस I मीन्स Q इज फादर ऑफ I, तो Q प्लस 1 जनरेशन में हो गया, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है Q प्लस I मल्टीप्लाई G और डिवाइड में U दिया गया है, तो Q का जेंडर तो मेल आ गया, और Q है ये +1 जनरेशन में है। आगे देखिए, I मल्टीप्लाई G दिया गया है, तो जो I है ये मदर है किसके, G के, तो +1 जनरेशन। अब देखिए G डिवाइड U मीन्स G इज सिस्टर ऑफ U, इसका जेंडर फीमेल। अब देखिए ये दोनों सेम जनरेशन में होगा, 0 जनरेशन में, ठीक है, तो ये देखिए कि U की माता है, U की मदर है I, और I का फादर है Q, मीन्स ये तो ग्रैंड फादर हो गया, तो B भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा D।
अब जिन बच्चों को दिक्कत है तो उसका डायग्राम देखिए, क्यू फादर है किसका, आई का, आई मदर है किसकी, जी की, और जी सिस्टर है किसके, यू के। तो यहां से यू का सन नहीं आया, क्या आ गया, ग्रैंडफादर, तो बी कैंसिल हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। इस एनालॉजी के क्वेश्चन में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेम रिलेशन को देखते हुए कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है 49 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है 147। तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 चल रहा है ना, तो अगर आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 71 मल्टीप्लाई 3 203 तो नहीं होगा, ए नहीं होगा हमारा। 63 मल्टीप्लाई 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ पे ये जो 49 दिया गया है और 147, इसका रेशियो से भी आप देख सकते थे कि 1:3, तो 63 है, ये जो 63 है और ये जो 189 है, इसका भी रेशियो कितना आ रहा है, 1:3, तो फिर भी राइट आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो रिलेशन एक्शन और रिएक्शन के बीच में होगा, वही रिलेशन को देखते हुए कौन सा ऑप्शन होगा, आपसे ये पूछा है। आप एक चीज मेरे को बताइए, यहाँ पे जो ये रिलेशन को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्शन, जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन क्या मिलेगा, है ना। उसी तरीके से जब तक किसी का बर्थ नहीं होगा तो डेथ क्या होगा, तो डेथ के लिए बर्थ होना जरूरी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है कि 2011 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट करेगा, तो आपको कोड के तहत इसका आंसर करना होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या 2011 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर, तो ये है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। और जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3, और जब रिमाइंडर 3 बचेगा इसका मतलब है जो कैलेंडर रिपीट होगा, कैलेंडर का जो रिपीटेशन होगा, रिपीट होगा, ये रिपीट होगा कब, आफ्टर 11 ईयर्स, 11 ईयर्स। मतलब हम क्या करेंगे कि इस 2011 में प्लस 11 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2022, मीन्स 2011 का कैलेंडर 2022 में रिपीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया गया है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 9, सो ऑन, तो सिवा का कोड पूछा है। अब भाई साहब आप एक चीज देखिए, a इक्वल्स टू 1 दिया है तो a का पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, और इस 1 के स्क्वायर कर दीजिए तो ये 1 आ गया। b का पोजीशन होता है 2, और इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा क्या। c का पोजीशन होता है 3, और इस 3 को हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा क्या। क्लियर है। आपसे पूछा है सिवा का, तो ये सिवा की अगर मैं बात करूं तो s का पोजीशन होता है 19, i का पोजीशन होता है 9, v का पोजीशन होता है 22 और a का पोजीशन होता है 1। अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 22 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 का स्क्वायर 361, प्लस 9 का स्क्वायर 81, प्लस 22 का स्क्वायर 484, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। आप इन सभी को ऐड कीजिए तो 1 और 1 2, 2 और प्लस 4 6, और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। तो यूनिट प्लेस पे कहाँ पे 7 है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी पे क्या है 2 1 2। अगर ऐड करना चाहेंगे, जो बच्चे ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 22, कैरी 2 बच गया, 2 और प्लस 3 5 हो गया, 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर होगा 927। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको ये बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया गया है, इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर सिंबल एंड नोटेशन। यहाँ पे जो दिया गया है इसे सिंबल को चेंज करना है। देखिए मल्टीप्लाई मीन्स माइनस दिया है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई दिया है, प्लस मीन्स डिवाइड दिया है, और डिवाइड मीन्स दिया है प्लस।
ये सिंबल को इंटरचेंज करना है। देन आपको यूज करना है बोर्ड मास। अगर जो बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चन को समझकर बोर्ड मास अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि आपका ये क्वेश्चन गलत होगा। देखिए यहां पे दिया गया है 15 माइनस 10 डिवाइड 130 प्लस 10 मल्टीप्लाई 50। तो देखिए सबसे पहले माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस, प्लस कर दीजिए 130, और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड, तो डिवाइड दे दीजिए, यहाँ पे 10 होगा, और मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, तो यहाँ पे 50 होगा। बोर्ड मास लगाइए तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ये बनकर आ जाएगा 150 और प्लस 130 डिवाइड 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 50। इन सभी को ऐड करेंगे तो 163 और माइनस में 15 कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आ जाएगा 113 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, इसको हम अरेंज करेंगे तार्किक अर्थ में, मीनिंगफुल ऑर्डर में या फिर उचित क्रम में, तो कौन सा आंसर होगा, आपसे ये पूछा है। देखिए अगर हम यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सीड होगा, सीड के बाद बर्ड होगा, ठीक है, तो सीड के बाद 4, 1 के बाद 4, ऑप्शन नंबर डी। एलिमिनेट कीजिए आप इसको, पहला सीड होगा, दूसरा बर्ड होगा, पहला पे सीड होगा, दूसरा पे बर्ड होगा, तीसरा पे आ जाएगा फ्लावर, चौथा पे आ गया प्लांट, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22, इसको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में, तो डिक्शनरी ऑर्डर में आप चेक कीजिए तो पहला लेटर सभी का सेम है, तो पहला लेटर से हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, तो हम एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे, देखिए पी आर दिया गया है, बाकी में पी के बाद ए है, पी के बाद ए है, पी के बाद ए है और पी के बाद ए है, तो ए का ए वाला जो वर्ड है ये तो बाद में आएगा ना, सबसे लास्ट वाला पी आर आएगा, मतलब 4 होगा सबसे लास्ट में, 4 एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप अरेंज करेंगे तो आप देखिए कि आप यहाँ पे देखिए पी ए तो सेम है, पी के बाद एन है, पी के बाद एन है, यहाँ भी पी के बाद एन है, पी के बाद एन है, और पी के बाद पी ए एन, पी ए एन, पी ए एन, और यहाँ पे पी ए एस, ये आ गया। आगे देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो एन के बाद आप चेक कीजिए तो आप देखिए एक चीज, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आई है, और यहाँ पे क्या है, डी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डी, डी वाला आएगा ना, क्योंकि पहला 3 लेटर से इन सभी में हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, तो एन के बाद डी आ रहा है, मतलब ये 3 आएगा। डी के बाद यहाँ पे आएगा आपका आई वाला आएगा, तो आई 2 में है, 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 4, ये बनेगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, इसका वेन डायग्राम बनाना है। इसका वेन डायग्राम देखिए, आपका रिलेशन पूछा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब ध्यान से देखिए, आपका रिलेशन बताना है, आपका एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स। भाई साहब फ्रूट्स हैं, इस फ्रूट्स के अंदर ही आता है क्या, एप्पल, और इस एप्पल के अंदर आएगा गोल्डन एप्पल। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसका इमेज बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले आप ये बॉक्स को हम ड्रॉ करते हैं, आपको एलिमिनेट करना है, ध्यान से समझिएगा। ये तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये यहां पे आ जाएगा क्या, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, डार्क होगा, और ऊपर में थोड़ा सा व्हाइट स्पेस होगा, ये वाला तो डार्क होगा और थोड़ा सा व्हाइट स्पेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी ये कैंसिल हो गया। मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक है। आगे चलिए, आगे की कहानी मैं अगर बताना चाहूं तो ये एरो भाई साहब आपका ये बन जाएगा, ये बनेगा एरो,
तो ये एरो आप देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। आगे चलिए, अब हम ब्लैक वाला हिस्सा को लेते हैं। ये ब्लैक वाला हिस्सा टॉप में है तो ये भी टॉप में रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये बॉटम में आ गया, पॉसिबल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये टॉप में ये बनेगा। क्लियर है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे ये बोला गया है कि देखिए, जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑड है, डिफरेंट है बाकी से। अब देखिए यहाँ पे ये 31 और 64 दिया गया है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 33 का डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखिए 26 है और ये 48 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 22 है। यहाँ पे 43 है और ये 55 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 22 है। यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 55 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 22 है। तो ऑड क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी में 22 हो रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें 33 का डिफरेंस हो रहा है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आपसे पूछा है नॉट बिलोंग्स, कौन सा है जो ये ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये बोला गया है केल्विन, सेल्सियस, पास्कल, फ़ारेनहाइट, ये पूछा है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं तो जो केल्विन है, जो केल्विन है इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए। सेल्सियस का भी यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए, और फ़ारेनहाइट का भी यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए। लेकिन जो पास्कल है इसका प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, दबाव। तो ऑड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। क्लियर है। और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली सेशन में, और साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, जो भी डाउट होते हैं उसे आप लोग जरूर कमेंट करें। और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली सेशन में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले सेशन।